नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम बात कर रहे थे बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसी सीरीज में आज यह हमारा तीसरा एपिसोड होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके 66th और 67th बीपीएससी में पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के जितने भी बिहार स्पेशल का जो पोर्शन होगा वो मैं आपका कवर करूंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार ने अपना पैटर्न चेंज किया है। इस अकॉर्डिंग आपके सिर्फ 4 ऑप्शंस आएंगे और उसके बाद आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों के कमेंट्स आए थे, उनकी मैं बात कर दूं कि मक्का उत्पादन से रिलेटेड किसी की क्वेरी थी। तो वहां पर सारण जो क्षेत्र लिखा है, सारण के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर में भी मक्का का उत्पादन होता है। ये प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं जो मैंने वहां पर बताए थे। कटिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन हुआ है जो आपके अभी के सर्वे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी एक एक चीज लेकर के कवर करी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे लेक्चर में जिसमें आपकी क्वेरी थी पायराइट के बारे में। पायराइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है लेकिन साथ ही साथ वहां पर चूने का भी उत्पादन होता है। चलिए, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। तो 3 अक्टूबर से हमारा सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस का शुरू होने वाला है। यह एक हाइब्रिड कोर्स होगा। हाइब्रिड मतलब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलेंगी। इसमें हमारी यह सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी जो आपको दिखाई दे रही है, अखिल मूर्ति सर, अमित कुमार सर, AK अरुण सर, ये सारे सर आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं या फिर कोई भी जानकारी अतिरिक्त लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। आपके ऑप्शन में दिया गया है, पहला कुर्सेला, दूसरा है वैशाली, तीसरा है हाजीपुर, चौथा आपका है जमालपुर और ई ऑप्शन जो कि अब नहीं आएगा आपका, वो अलग है। चलिए ये देखते हैं, बिहार का कुछ इस तरह से मैप है। यदि मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे जो मुख्य प्रणाली प्रवाहित होती है वो गंगा नदी प्रणाली है। ठीक है, जो पूरी तरह से बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है। अब इस मैप से मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगी कि कौन कौन सी नदियां जो बिहार की मुख्य नदियां हैं वो बिहार में प्रवाहित होती हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं। बिहार को गंगा नदी 2 भागों में कुछ इस तरह से डिवाइड करती है। ठीक है, तो यह बेसिकली क्या है, गंगा नदी है जो 2 भागों में क्या कर रही है, बिहार को विभाजित कर रही है। अब यह गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। इसके बाद कुछ इस प्लेस पर, अब आप ये मत कहना कि इस जगह से नहीं जाती, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं, मैं आपको प्लेसेस बता रही हूँ कि कौन कौन सी नदी किस प्रकार यहाँ पे प्रवाहित होती है। कुछ इधर से आपकी कौन सी नदी यहाँ पर प्रवेश करती है, घग्गर। ठीक है, इसके बाद यहां से आपकी आ जाती है गंडक। कुछ इस स्थान से समीप से आप पे यहाँ पे प्रवेश करेगी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पेन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे पेन लेने का प्रयास करती हूँ। तो ये घग्गर है, ये गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है। इसके बाद आपकी कौन सी नदी आ जाती है, कमला। फिर यहां से कोसी, फिर यहां से आपकी बागमती, यहां पे आपके आ जाएगी महानंदा। यहां पे कौन सी नदी आ जाएगी आपकी, महानंदा। इसके बाद देखो ये 2 भागों में नदियां जो है प्रवाहित होती हैं। ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो कहा जाता है उत्तर वाहिनी नदियां हैं यहाँ पे। इसके बाद जो नीचे का क्षेत्र होता है वो आपका कहा जाता है कौन सी, दक्षिण वाहिनी नदियां होती हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज करेक्ट कर लेते हैं इसमें, जो कि ये है, ये आपकी बागमती है, देन कमला है, देन कोशी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका बागमती, ठीक है, कमला एंड इसके बाद यहाँ कोशी।
ठीक है। और इसके बाद ये आपकी कौन सी है, महानंदा, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए अब जैसे कि मैं बताया ये उत्तर वाहिनी नदियां हैं, नीचे का ये जो पठारी क्षेत्र है ये बिहार का, और यहाँ से जो नदियां गुजरती हैं ये आपकी दक्षिण वाहिनी नदियां या पठारी वाहिनी नदियां कही जाती हैं, जो पठारी क्षेत्र से आती हैं। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें यह पूछा गया था कि कौन सी दो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती हैं, एमपी से बिहार में प्रवेश करती हैं। वो आपकी यहाँ से दो नदियां जाती हैं, एक सोन जाती है और एक पुनपुन जाती है। ये आपकी सोन नदी है, ठीक है, ये आपकी पुनपुन नदी है। यह दोनों नदियां आपकी एमपी से प्रवेश करती हैं, कहां पे, बिहार में। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाली नदी आपकी कर्मनाशा नदी है। इसके बाद यहाँ पे आपकी नदी प्रवेश करेगी फाल्गु, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं। फाल्गु नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है आपकी, और इसको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आपके यहाँ पे क्यूल, अजय, इस तरह की नदियां प्रवाहित होती हैं। ये तो पूरी नदियों का क्षेत्र हो गया कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां जाती हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कोसी नदी कहाँ पर क्या करती है, गंगा नदी से मिलती है जाकर के, यही आपका क्वेश्चन था। ये कुर्सेला कहाँ पड़ता है, कुर्सेला आपका क्षेत्र आ जाता है कटिहार में, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं, पहले कुर्सेला से। तो कोसी नदी की बात चल रही है। अब कोसी का उद्गम देख लेते हैं। तो ये आपकी कहाँ से चलती है, तिब्बत, नेपाल और भारत में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से प्रवाहित होती है, तो आती है ये आपकी तिब्बत से होती हुई नेपाल में और फिर भारत में आकर के प्रवेश करती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की यदि मैं बात करूं तो सून कोसी, भूट कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके साथ धारा अपनी क्या करती हैं, मिक्स करती हैं या उनकी सहायता करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर मिलती है। तो यह कटिहार के पास, जैसे मैंने बताया कुर्सेला कहाँ पे है, कटिहार में। तो यह कटिहार में कुर्सेला के पास जाकर के कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, ठीक है, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक। अब आ जाते हैं वैशाली। चलिए काशी की बात मैंने करी कि काशी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने देख ली। अब आगे आ जाते हैं तिब्बत, नेपाल, भारत, ये प्रवेश करती है, सहायक नदियां मैंने आपको बता दी। इसके बाद देख लेते हैं कि अब यह इंपॉर्टेंट किस किस दृश्य है। तो ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी का स्थान आता है, क्योंकि अपने साथ सबसे ज्यादा रेत और गाद लेकर के आती है। और साथ ही साथ कोसी नदी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यह मिथिला, कोसी और पूर्णिया का जो क्षेत्र है, मिथिला, ठीक है, कोसी तो है ही है, ठीक है, और आपका पूर्णिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर जल की आपूर्ति करती है काफी मात्रा में। कटिहार का क्षेत्र हो गया तो जल की आपूर्ति करती है यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक परियोजना भी चल रही है जिसको कहते हैं सप्तकोशी डैम परियोजना, ठीक है। कौन सी परियोजना चल रही है, सप्तकोशी डैम परियोजना, ठीक है। सप्तकोशी डैम परियोजना चल रही है जो कि बेसिकली बिजली उत्पादन के लिए चलाई जा रही है, और जहां पर लक्ष्य रखा गया है कि कितनी 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रस्तावित है इसके तहत। कितना, 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रस्तावित है इस योजना के तहत, ठीक है। अब ये क्षेत्र हो गया, हमने कोसी के बारे में जान लिया, कहाँ पे मिलती है जाकर के, क्या क्या इसके क्षेत्र है, इन सारी चीजों के बारे में। अब और नदियां, जैसे कि मैंने बताया कि सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, गंगा नदी है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे मैं एक पेज लूंगी क्योंकि ये पेज पूरा मेरा भर चुका है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किसके बारे में, अब बात करेंगे हम गंगा के बारे में कि गंगा की नदी क्या है और कौन कौन सी इसमें चीजें आती हैं, क्योंकि गंगा क्या है, बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। गंगा की बात करेंगे। यदि मैं इसके उद्गम की बात करूं कि कहां से या मतलब निकलती है, तो यह गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल है, ये वहां से निकलती है। और इसके बाद यदि मैं बात करूं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं या कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री, और ये चौसा से होती हुई, चौसा के निकट होती हुई कहां पे जाती है, बिहार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो गंगोत्री उद्गम, फिर उसके बाद चौसा से ये क्या करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, कहां पे, बिहार के, ठीक है। चौसा क्षेत्र से फिर मैदानी भागों में बिहार के आती है। अब यदि मैं बात करूं इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो बहुत मेजर नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां आ जाती हैं। कौन कौन सी नदियां हो गई आपकी, सरयू हो गई, गंडक नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ठीक है।
ये सारी नदियां हैं जो आपकी इसकी सहायक नदियां हैं। और यदि मैं बात करूं कि ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती हैं या कहाँ कहाँ से ये प्रवेश करती हैं, तो यह आपकी जो नदी है या भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, यहाँ से होती हुई यह जाती है। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हैं जहाँ से ये प्रवेश करेगी। तो आपको ये एक बार मैं ये मैप में भी दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ से ये प्रवेश करती है या कहाँ कहाँ से जाती है। ये आपका सारण का क्षेत्र हो गया, एक बार इसे इरेज करते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका सारण का क्षेत्र हो गया। ठीक है, वैशाली, भोजपुर, पटना, ठीक है, इसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, यहाँ से होती हुई जाती है और जाकर के कहाँ, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। अब मैं बात करूं यदि किसकी, सोन नदी की। सोन नदी आपकी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से निकलती है और एमपी से इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद आ जाते हैं, यदि मैं पुनपुन की बात करूं तो ये कहाँ पे, ये दक्षिण बिहार की पठारी नदियों की यदि मैं बात करूं तो पठारी क्षेत्र में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, और पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के पास जाकर के गंगा नदी से मिलती है। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यदि पुनपुन नदी की बात की जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, यह फतुहा के पास जाकर के, फतुहा एक क्षेत्र है, वहां पर जाकर के किससे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। ये पुनपुन का हो गया जो भी क्षेत्र था। इसके बाद बात करूं यदि मैं महानंदा की, तो महानंदा हिमालय से निकलती है, ये है महानंदा का क्षेत्र, यहाँ ये महानंदा का क्षेत्र है। तो महानंदा निकलती कहाँ से, हिमालय से निकलती है, उद्गम स्थल इसका क्या हो गया, हिमालय हो गया। और यदि मैं बात करूं ये मिलती कहाँ पे है जाकर के गंगा से, तो ये है कटिहार का क्षेत्र। कटिहार में जाकर के यह गंगा से क्या जाती है, मिल जाती है। तो कटिहार में दो नदियां आपस में जाकर के मिलती हैं। दो कौन सी नदियां हैं, एक तो आपकी कौन सी नदी हो गई, कोसी नदी हो गई जो जाकर के गंगा से मिलती है, और दूसरी आपकी कौन सी नदी हो गई, महानंदा हो गई जो वहां पर जाकर के आपसे मिलती है। तो ये नदियां थी जो मैंने आपको बताई कि किस अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ कौन कौन क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा क्षेत्र था, कहाँ पे मिलती है जाकर के, क्या क्या चीजें थी। चलिए अब आगे जाता है कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। एक एक जिला देखेंगे और देखेंगे कहाँ कौन कौन से अभ्यारण्य या क्षेत्र उपस्थित हैं। बात कर रहे हैं कि विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन है वो कहाँ पे, भागलपुर की यदि मैं बात करूं, भागलपुर में आपके विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो उपस्थित है। तो भागलपुर में कौन सी है, विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन, ठीक है, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य ये यहाँ पे उपस्थित है। अब आगे आ जाते हैं, यदि मैं पटना की बात करूँ तो पटना में आपका संजय गांधी जैविक उद्यान का जो क्षेत्र है वो उपस्थित है। तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान उपस्थित है। क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तभी तो आपके सारे चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कहाँ पर क्या उपस्थित है। तो यहाँ पर आपका संजय गांधी जैविक उद्यान उपस्थित है, जैविक उद्यान। ठीक, अब देख लेते हैं कि बक्सर में आपका क्या उपस्थित है। बक्सर में क्या पड़ता है, तो यहाँ पर बक्सर पक्षी अभ्यारण्य है, इसके नाम से ही है, यहाँ पर आपका बक्सर पक्षी अभ्यारण्य उपस्थित है, पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नालंदा की बात करें कि नालंदा में क्या उपस्थित है। तो आपका नालंदा में राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है वो उपस्थित है। ठीक है, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है वो उपस्थित है। यहाँ पे आपके लंगूर, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो प्रजातियां हैं ये सब पाई जाती हैं। अब तो ये आपका चारों ऑप्शन क्लियर हो गया कि भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन है, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, बक्सर में बक्सर पक्षी अभ्यारण्य है, नालंदा में राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये वाले ऑप्शन से हमें कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। और वैसे भी आपके अब 4 ही ऑप्शन आने वाले हैं। और हाँ, आप लोग मेरे को बार बार ये क्यों कहते हो कमेंट में कि मैम 4 ऑप्शन लीजिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स कि तब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे एज इट इज़ जो क्वेश्चन कमीशन ने पूछा है, बिहार कमीशन ने पूछा है, मैं वही तो एज इट इज़ क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, मैं उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से, बीपीएससी ने खुद दिया है। लेकिन मैं अगर अपनी साइड से कोई क्वेश्चंस बनाती तो मैं आपका, अब जैसे इस बार का एग्जाम आएगा, जो इस बार का आपका पेपर होगा, जो बहुत ही पास आ गया है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, वहाँ पर आपके 4 ऑप्शन होंगे। अब जब नेक्स्ट ईयर मैं उसको डिस्कस करूँगी तो 4 ही ऑप्शन के साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। अभी आपको शायद थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली होगी, और ऐसा मत समझिए कि आपके कमेंट कोई पढ़ता नहीं है, आप सबके कमेंट पढ़े जाते हैं, जो आप लोग कमेंट करते हो, और हम कोशिश करते हैं प्रॉपर कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाए और चीज़ों में सुधार किया जाए। चलिए आगे आ जाते हैं। तो जैसे ये था, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य के भागलपुर जिले में क्या है, अवस्थित है। ये है आपका बिहार क्षेत्र, ठीक है, दिख गया आपको। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। जैसे मैंने अभी आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था तभी बताया था कि कौन सी नदी प्रणाली से अपवाहित है। तो यहाँ पर गंगा नदी है, जो पूरे बिहार के क्षेत्र को क्या करती है, नदियों, ये नदी तंत्र पूरा यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है, जो यहाँ से होती हुई यहाँ पे चली जाती है, प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे आपकी घग्गर नदी, अब ये घग्गर के बारे में, ये जब यूपी में रहती है तो इसको सरयू के नाम से जाना जाता है, जब यहाँ प्रवेश करती है तो इसको घग्गर के नाम से जाता है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, फिर उसके बाद महानंदा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी नीचे जो दक्षिणी वाहिनी नदियाँ हैं, इसमें आपकी कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु नदी, क्यूल और अजय नदियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगी जो मेजर नदी बिहार की है वो कौन सी है, वो गंगा नदी है, जो बिहार को 2 पार्ट्स में क्या करती है, प्रॉपर तरह से डिवाइड करती है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसका आंसर तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही पता चल जाना चाहिए कि क्या है, यहाँ पर गंगा नदी है जो मेजर रोल प्ले करती है बिहार में और जल की आपूर्ति करती है। चलिए अब देख लेते हैं, ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, ए आपका गया, बी आपका रोहतास, सी ऑप्शन में है आपका नालंदा, डी ऑप्शन में नवादा, ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। गया की यदि मैं बात करूं तो गया में ही आपका ब्रह्म योनी हिल जो है वो स्थित है। कहां पे स्थित है, गया में स्थित है। ब्रह्म योनी, ठीक है, हिल, यहीं पर आपका क्या है, यह क्षेत्र, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ब्रह्म योनी हिल, यहाँ पे स्थित है। नालंदा की मैंने बात करी थी, नवादा की बात करी थी, तो नालंदा में आपका राजगीर वन्यजीव अभयारण्य है, ये सारी चीजें उपस्थित थी। चलिए अब आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो ब्रह्म योनी हिल बिहार के गया जिले में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है, गया जिला। यदि हिल की बात आ रही है तो मैंने क्या बोला, पठारी क्षेत्र कौन सा है बिहार का, पठारी क्षेत्र दक्षिणी, ये जो भाग है यहाँ पर बेसिकली है, और यहीं पर आप देखोगे रोहतास का पठार ये है, ठीक है। इसी के जस्ट बगल में आपका आ जाता है कैमूर का पठार। तो पठारी क्षेत्र में यहीं पर आपके हिल सिस्टम्स हैं। ब्रह्म योनी बिहार के गया जिले में स्थित है, ये है आपका गया जिला, यहीं पर आपके ब्रह्म योनी हिल पड़ता है, ठीक है। महाभारत और बौद्ध लेखों में भी इसका अभिलेख मिलता है। जिला फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। फाल्गु नदी निरंजना नदी के नाम से भी जानी जाती है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने ना, भगवान बुद्ध जो है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। तो कौन सी नदी पर स्थित है, ये फाल्गु नदी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। बात पूछा जा रहा है आपका, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, नालंदा, दूसरा ऑप्शन क्या है, भागलपुर, तीसरा ऑप्शन पश्चिमी चंपारण, चौथा ऑप्शन आपका पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे बात कर रहा है कि नालंदा में आपका कौन सी चीजें उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आपका नालंदा की जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, जैसे कि मैंने बताया, ये उपस्थित है, या पंत राजगीर अभयारण्य भी इसको कहते हैं। इसके बाद आ जाता है भागलपुर में आपका क्या स्थित है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, यदि आपको याद हो तो भागलपुर, ठीक है, ये उपस्थित है, याद रहेगा ना। इसके बाद आते हैं पश्चिमी चंपारण। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे बॉक्स मैंने क्यों लगाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकमात्र राष्ट्रीय जो आपका अभयारण्य है वो कहाँ पर उपस्थित है, तो यहीं पर उपस्थित है, जिसको कहते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहाँ पे है ये, वाल्मीकि राष्ट्रीय
उद्यान। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका कहाँ पर उपस्थित है? पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये इसको कहा जाता है। ठीक, तो आपकी ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपका पश्चिमी चंपारण में है। नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चल लेते हैं। वर्तमान में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये है आपका वेस्ट चंपारण, यहीं पर आपका क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। मैप रखने का जो मेरा मोटो ये होता है कि आपको पूरी तरह से प्रॉपर पता चल जाए। और हाँ, एक चीज और, मैं आपका ना एक दिन मैप पढ़ाऊंगी आपको। मैप कैसे पढ़ाऊंगी? एज अ स्टोरी, लाइक अ स्टोरी टेलिंग, और आपको हर एक जो यहाँ का जिला है वो प्रॉपर तरीके से याद हो जाएंगे। बिहार में कितने जिले हैं? 38। पुलिस जिला अगर मैं मिला लूँ तो 39 हो जाएंगे, क्योंकि एक अलग पुलिस जिला भी है। ठीक है, उसको भी मानते हैं। तो प्रॉपर वैसे तो देखे जाए तो 38 जिले हैं यहाँ पे। ठीक है, 9 आपके मंडल आ जाते हैं जिनकी बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जिले आते हैं, तो 9 आपके अनुमंडल से आता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? यहाँ पे बात करें कि बिहार के मुंगेर जिले में आपका कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीमबांध या गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। 6 नंबर क्वेश्चन। वाल्मीकि की यदि मैं बात करूं तो अभी आपने देखा कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो ये तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया कि पश्चिमी चंपारण में यह उपस्थित है। इसके बाद यदि मैं बात करूं राजगीर की, राजगीर आपने देखा था कहाँ पर था? राजगीर नालंदा, यहाँ पर आपका स्थित था। तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाएगा, राजगीर नालंदा। इसके बाद आ जाता है आपका भीमबांध। भीमबांध वन्यजीव कहाँ पे उपस्थित है? तो यह आपका उपस्थित है मुंगेर में। कहाँ पे उपस्थित है? मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर में आपका भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उपस्थित है। इसके बाद पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर उपस्थित है? तो ये आपका उपस्थित है गया में। कहाँ पे? गया में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये सारा हमने देख लिया कहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये देखिए, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया है जो गवर्नमेंट ने, वो देख लेते हैं। यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल जो बताया जा रहा है वो 681.99 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपके गया जिले में है और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके नालंदा जिले में स्थित है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? ये भीमबांध था। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा रिपीटेड हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे भारत के राज्यों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री का हो जाता है। यहाँ से तो नेपाल है, आप जानते हो नेपाल पूरा सटा हुआ है। अब ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा आ जाता है? तो यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो ये आपका वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। नीचे की यदि मैं बात करूँ तो यहीं से झारखंड अलग हुआ है। झारखंड अलग हुआ है तो ये वाला क्षेत्र जो आपका आ जाता है किसका? झारखंड का आ जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्षेत्र यहीं से गंगा नदी आती है, अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है, तो ये वाला क्षेत्र जो होता है यूपी का हो जाता है, उत्तर प्रदेश का। तो यदि मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा है कितने, अब हाँ इसमें मैंने थोड़ा चेंजमेंट किया है क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो कमीशन ने लिखा था यहाँ पे 3 का ऑप्शन नहीं दिया था, यहाँ पे इनकी जगह इन्होंने 4 का ऑप्शन दिया था, तो मैंने इस क्वेश्चन में चेंज किया, क्वेश्चन में चेंज करके ऑप्शन की जगह मैंने 3 किया है। ठीक है, 4 क्योंकि है नहीं, 3 ही क्षेत्र हैं। यदि क्योंकि बिहार से पूछा ना कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो 3 ही राज्य हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल है, नीचे झारखंड है, इधर यूपी है और ऊपर देखोगे तो नेपाल है, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाती है इसकी, ये नेशनल बाउंड्री है नहीं। राज्य यही 3 है, तो 3 ही राज्यों से अपनी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो यदि विभाजन के पश्चात देखा जाए तो बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बस यही 3 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन कौन सी नदियां हैं भाई जो बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिलती है? एक तो पहली हो गई गंडक नदी, दूसरी पूछ रहा है सोन नदी, तीसरी घग्गर और चौथी पुनपुन। तो कौन सी नदियां हैं जो जाकर के प्रॉपर कहाँ पे मिलती है, बिहार में गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए दिया है 1 2 3 4,
B 1 2 4, C आपका 1 3 4, D आपका 2 and 4 और E आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए मैप में मैं आपको लेके चलती हूँ दोबारा से। यहाँ पे कितनी नदियां मेंशन करी गई हैं? गंडक, सोन, घग्गर और पुनपुन। यहाँ पे इन नदियों को देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है। ये हमारी गंगा रिवर जा रही है, गंगा नदी ये क्षेत्र है। सबसे पहले देखते हैं गंडक। गंडक ये जो है ये क्या है, गंगा रिवर में मिल रही है, यानी कि गंडक ठीक है, ये मिलती है जाकर के। दूसरा आपको दिया गया था सोन नदी। सोन नदी क्या है, एमपी से आती है और यह गंगा नदी में मिलती है। दूसरी नदी आपको वहां पे ऑप्शन में दी गई है पुनपुन। पुनपुन भी आकर के पहले फाल्गु से मिलती है एंड देन पुनपुन नदी क्या होती है, पहले किससे मिलती है, फाल्गु से। और पुनपुन और फाल्गु मिलकर के किससे मिलती हैं, गंगा नदी से। तो ये दोनों नदियां भी गंगा से मिल रही हैं, पुनपुन और फाल्गु। ठीक है, तो ये आपका आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसमें क्या कह रहा है। तो गंडक, सोन, घग्गर और पुनपुन ये चारों ही नदियां, और ये है घग्गर क्योंकि ये प्रवेश करती है, यूपी में इसको सरयू कहते हैं और यहाँ पे आकर के घग्गर हो जाती है। ठीक, तो ये चारों ही नदियां क्या है, गंगा से मिलती हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। राइट आंसर की यदि मैं बात करूं तो राइट आंसर होगा ए। क्यों, 1 2 3 4 चारों ही नदियां ये क्या करती हैं, गंगा नदी से मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियां इसमें मिलती हैं। सोन पटना के निकट जाकर के मिल जाती है, पुनपुन अभी मैंने बताया था फतुहा के पास मिलती है गंगा से, घग्गर सरयू रिवलीगंज सारण के निकट जाकर के मिलती है। ठीक है, और ये सारी ही नदियां कहाँ पर मिलती है, जाकर के गंगा में मिलती है। और गंडक जो है वो आपकी पहलेजा घाट के पास गंगा से जाकर के मिलती है। तो ये सारी नदियां आपकी क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी सीरीज में आज ये हमारा क्या था, तीसरा एपिसोड था। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा, और जो भी आपकी क्वेरी होती है, ठीक है, आप शांति से कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट में लड़ने मत लगा गए, नहीं ये ऐसा होगा या ये ऐसा होगा। आप शांति से वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम इस तरह से चीज़ें हैं या ऐसे चीज़ें। कई बार ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती हैं, कई बार टंग स्लिप हो सकती है, तो वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन से गलती होती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ऐसे लड़ा मत करो, जो भी चीज़ें हुआ करें शांति से आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपको प्रॉपर जितने भी लोग हैं उनको वापस रिप्लाई भी दिया जाता है और बताया भी जाता है। तो आज के सेशन के लिए यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को जिसने भी ज्वाइन किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।